इस कहानी के लेखक है संजय कांबले। राधिका की हर एक बात उसके दिमाग में किसी नुकीले चाकू की तरह चुभने लगी, जिसने उसकी सोचने समझने की ताकत को खत्म कर दिया था। पूरी तरह से बेबस लाचार होकर सुनैना छत पर नजरें गड़ाए जमीन पर पड़ी थी। जैसे जैसे अंधेरा गहराने लगा, वैसे वैसे उसी काली अंधेरी से एक अजीब सी आवाज आने लगी। पर अब उस तरफ देखने की सुनैना में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। राधिका ने दी हुई माचिस की डिबिया वहीं पास जमीन पर पड़ी थी और पास ही में एक आधी जली मोमबत्ती। अंधेरे से रेंगते हुए घसीटने की आवाजें धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। वैसे उसने खुद को फिर से संभाला। वो अभी भी हिम्मत नहीं हारी थी। अंधेरे से आने वाली वो डरावनी खौफनाक आवाजें काफी तेज हो गई, जिसकी वजह से वो लगातार फूट फूट कर रो रही थी। उसने मोमबत्ती अपने हाथ में ली और बाजू में पड़ी वो माचिस की डिब्बिया उठाई और खोली, पर उसमें एक भी तीली नहीं थी। पीछे सरकते हुए उसके हाथ कुछ लगा। झट से उठाकर देखा तो वो एक लाइटर था। 2-3 स्पार्क में लाइटर जल उठा, जिससे वो कमरा रोशन हो गया। उसने राहुल की लाश से शर्ट फाड़कर निकाला, वहीं पर पड़ी एक लकड़ी पर बांधकर मशाल जलाई और जैसे तैसे खड़ी हो गई और दरवाजा ढूंढने लगी। सुनैना ने दरवाजा ढूंढ लिया। दरवाजा खुल तो गया, पर बीच में बड़ी सी अलमारी लगाई थी, पर वो अलमारी काफी जर्जर हो गई थी। अलमारी की दीमक लगी खोखली लकड़ियां आसानी से टूट रही थी। सुनैना ने उस सूखी लकड़ियों में आग लगा दी। पूरे कमरे में लाल पीली आग की लपटें उठने लगी। इधर इंस्पेक्टर साहब की गाड़ी के आगे राधिका की कार सड़क पर जा रही थी। तभी एक चौराहे पर टर्न लेते ही एक बड़े से ट्रक ने राधिका की कार को टक्कर मार दी, जिससे उसकी कार सड़क के किनारे चकनाचूर होकर गिर गई। ट्रक वाला बिना रुके वैसे ही तेजी से निकल गया। इंस्पेक्टर साहब पुलिस गाड़ी साइड में रोककर राधिका की मदद के लिए दौड़े। मैडम घबराइए मत, आपको कुछ नहीं होगा। इतना कहकर वो राधिका को उठा ही रहे थे कि तभी राधिका होश में आ गई। अपने इतना करीब इंस्पेक्टर साहब को देखकर उसके मुंह से नुकीले दांत बाहर आ गए। उसका ये रूप देख पीछे खड़े हवलदार ने इंस्पेक्टर साहब को चेताकर आगाह करने की कोशिश की। राधिका ने झटके से अपने नुकीले दांत इंस्पेक्टर साहब की गर्दन में गड़ा दिए। एक जोर की चीख उनके मुंह से निकली। इंस्पेक्टर साहब खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगे, पर उसने पूरी ताकत से इंस्पेक्टर साहब की गर्दन जकड़ ली थी। उन्होंने अपने सर्विस रिवॉल्वर निकाली और राधिका के गर्दन के नीचे रखकर गोली चला दी। किसी तरबूज की तरह राधिका के ऊपर की खोपड़ी के चिथड़े चिथड़े हो गए। उसका चेहरा खून से लथपथ हो गया और वो जमीन पर गिर पड़ी कि तभी उन्हें जंगल से आग की लपटें उड़ती दिखाई देने लगी। हवलदार, जल्दी गाड़ी निकालो, शायद सुनैना को हमारी मदद की जरूरत है। इधर आग के बीच घिरी सुनैना के कानों पर अजीब सी चीख पुकार पड़ने लगी, पर अब उसे मौत का कोई डर नहीं था। उसने ठान लिया था कि अगर ये आत्मा उसे खत्म कर देगी तो वो भी उसका ठिकाना लगा देगी। कमरे में लगी आग ने धीरे धीरे पूरी हवेली को अपनी चपेट में ले लिया। सुनैना कमरे के बीचों बीच बैठी अपनी मौत का इंतजार कर रही थी और तभी उसके कानों पर एक आवाज पड़ी। आग की लपटों को चीरती हुई कहीं से सचिन और राहुल अंदर आ गए और उसे उठाने की कोशिश करने लगे, पर वो जानती गुरु नानक देव निबंध के लेखक हैं आचार्य कि ये सब वो छलावा है, सब आत्मा कर रही है। और कुछ ही देर में वो दोनों उसकी आंखों के सामने ही कहीं ओझल हो गए और दोबारा सिर्फ आग की लपटें उसके सामने थी। धीरे धीरे काला धुआं कमरे में फैलने लगा, जिससे उसका दम घुटने लगा। पर तभी दोबारा एक जानी पहचानी आवाज आने लगी। वहम समझकर वो चुपचाप बैठी रही, पर कोई उसे उसके नाम से पुकार रहा था। तुम कुछ भी कर लो, पर मेरी मौत तुम नहीं, मैं खुद चुन रही हूँ। मन ही मन बात करते हुए वो आग की लपटों के बीच बैठी रही। खांसते हुए वो जमीन पर लेट गई। शायद वो होश खो रही थी। सब धुंधला नजर आने लगा। ना कोई आवाज सुनाई दे रही थी, ना कुछ साफ नजर आ रहा था। जमीन पर लेटे लेटे उसकी नजरें सामने वाले बंद दरवाजे पर गई। सामने का वो दरवाजा टूटकर गिर गया। उसके साथ ही कमरे में फैला धुआं बाहर जाने लगा। साथ ही 3 से 4 धुंधली परछाइयां उसकी तरफ दौड़ती हुई आ गई। वो सभी परछाइयां जैसे चिल्लाकर उसे जगाने की कोशिश कर रही थी।
पर उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। और एकदम से वो होश में आ गई और उसी खुले दरवाजे पर एक लड़की दिखाई दी जिसके सिर के चिथड़े हो गए थे और वो पूरी तरह खून से लथपथ थी। पर तभी एक हवलदार उसकी बीच सुनैना को उठाने लगा, पर वो जैसे वहां से हटा